नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स की हर प्रकार की अपडेट्स समय समय पर मिलती रहती है। तो आज की जो हमारी वीडियो है ये है LNIP अम्पियर्ड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020-21 का जो इसी साल हुआ था उसको लेके। तो इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी रिपीट होते हैं, तो इसका पेपर का लेवल भी अच्छा रहता है। तो वो क्वेश्चन पेपर मैं आपको यहाँ पे सोल्व करवाने वाला हूँ, बने रहें साथ और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में, मैं कोशिश करूँगा हिंदी में ट्रांसलेट भी करने की। तो पहला क्वेश्चन आप देखोगे, यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं, सामने 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। तो पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आप देखोगे, नेम ऑफ द फाउंडर ऑफ एशियन गेम। एशियन गेम्स के फाउंडर कौन थे, किसने शुरुआत की? तो प्रोफेसर GD सोंधी जो है एशियन गेम्स को शुरू करने वाले व्यक्ति थे। तो इन्होंने जो है एशियन गेम्स के स्टार्ट होने में महत्वपूर्ण अपनी भूमिका जो है निभाई थी। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, द मोस्ट मेजर सिस्टम ऑफ जिम्नास्टिक हैड देयर ओरिजिन फ्रॉम विच कंट्री। जो आपका जिम्नास्टिक का जो सिस्टम था उसका जन्म कहाँ से हुआ? तो ये जो हुआ था ये हुआ था स्कैंडिनेविया से। ये अलग अलग द्वीप समूह का एक समूह है, वहाँ से जो है इसकी शुरुआत मानी जाती है, स्कैंडिनेविया से। ठीक है, तो कहाँ से मानी जाती है आप देख सकते हो। तो इसके बाद नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, Who formulated the नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन 1956। किसने जो है 1956 का जो नेशनल प्लान था फिजिकल एजुकेशन का वो बनाया? तो ये जो आपका संस्था थी वो थी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन इसकी जो है संस्था थी। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसके बाद When was the राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इंस्टीट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो कब जो है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को शुरू किया गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1991-92 में। इसके बाद है विच एजुकेशनल पर्सनैलिटी सेड एजुकेशन थ्रू प्ले। मतलब भाई शिक्षा को खेल के द्वारा जो है दिया जाए, ये शब्द किसके थे? तो ये थे आपके फ्रोबेल के। फ्रोबेल वो व्यक्ति था पहला जिसने जो है कोशिश की खेल खेल में शिक्षा देने की। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन, खालिस्तान हु इज ऑफन रिफर्ड एज द फादर ऑफ रियलिज्म। यथार्थवाद, रियलिज्म हिंदी में बोलोगे यथार्थवाद। यथार्थवाद के जनक कौन थे? अरस्तु, या आप इसको अरिस्टोटल भी बोल सकते हो, अरस्तु भी बोल सकते हो। इसके बाद है इन एंशिएंट ग्रीस ए बॉय एट द एज ऑफ 7 वॉज रिक्वायर्ड टू ज्वाइन the public barrack where he entered a system of public compulsory training is it was called। देखो एंशिएंट ग्रीस को जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे अलग अलग एज के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रकार की संस्थाएं थी। तो उन्हीं संस्थाओं में से एक क्या थी कि 7 साल का जब बच्चा हो जाता था एक संस्था में उसे एंट्री लेनी होती थी। तो उस संस्था में एंट्री लेने के बाद वहाँ पे एजुकेशन लेने की भी एक प्रोसेस होती थी। तो वो प्रोसेस पूछी कि वो प्रोसेस क्या कहलाती? तो वो एगोग कहलाती थी। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसके बाद है हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? सर दोराबजी टाटा। वेरी इजी क्वेश्चन, सर दोराबजी टाटा। GD सोंधी कौन थे? ये आपके थे जो है पहली बार जब एशियन गेम्स शुरू हुए तो उसके पिता में इनको बोला जाता है अत्सिबक। 1920 में एक संस्था शुरू हुई थी मद्रास में, YMC, उसके फर्स्ट प्रेसिडेंट भी थे और उसकी प्रिंसिपल भी थे, उसके जो है ये संस्थापक भी जो है थे। इसके बाद साइको एनालिटिक थ्योरी हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय। साइको एनालिटिक थ्योरी किसके द्वारा दी गई? तो ये दी गई थी फ्राइड के द्वारा। फ्राइड के द्वारा क्या दिया गया था? साइको एनालिटिक थ्योरी। इसके बाद है रेशियो ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट इन डाइट ऑफ एन एवरेज इंडिविजुअल शुड बी। जो एवरेज जो इंडिविजुअल होता है उसके लिए उसकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का रेशियो कितना होना चाहिए? तो ये आपका होना चाहिए 4:1 जो है रेशियो इन सभी चीज़ों का एक इंडिविजुअल डाइट में होना चाहिए पर डे। इसके बाद
11 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी ग्रोथ एंड कीपिंग द बॉडी हेल्थ। तो कौन सा जो है यहाँ पे मिनरल्स जो है रिस्पॉन्सिबल होता है बॉडी की ग्रोथ और जो है बॉडी को हेल्दी उसको मेंटेन हेल्दी रूप से मेंटेन करने के लिए कौन सा जो है मिनरल्स रिस्पॉन्सिबल होता है। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, इसमें अलग अलग प्रकार के विटामिन को शामिल किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप्स ऑफ वायरस स्प्रेड्स बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो कौन सी टाइप का जो हेपेटाइटिस है वो डायरेक्ट स्प्रेड जो है डायरेक्ट कांटेक्ट होने से स्प्रेड होता है तो फैलता है, तो वो हेपेटाइटिस ए प्रकार की जो टाइप होती है वो जब आप किसी बीमार आदमी को के डायरेक्टली कांटेक्ट में आते हैं तो आप जो है उससे जो है ग्रसित हो सकते हैं। इसके बाद है, विच कम्युनिकेबल डिजीज इज ऑल्सो नोन एज हैंसन डिजीज। तो कौन सा जो संक्रामक रोग है वो हैंसन डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। तो वो आपका लेप्रोसी जो रोग होता है उसको हैंसन डिजीज भी बोला जाता है। इसके बाद है, विच न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन्स एंजाइम्स एंड हीमोग्लोबिन। तो कौन से प्रकार का जो हार्मोन होता है वो जो है जरूरी होता है हार्मोन, एंजाइम और हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए। तो प्रोटीन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट वो न्यूट्रिएंट्स होता है जो हार्मोन्स, एंजाइम और हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ एजुकेशन। तो इनमें जो नीचे ऑप्शन दिया गया इनमें से कौन सा जो है हेल्थ एजुकेशन का प्रिंसिपल नहीं है। तो 4 ऑप्शन हमारे सामने दिए गए हैं, चारों को हम पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1, एक्टिव पार्टिसिपेशन इज द की टू लर्निंग। मतलब जो भी हेल्थ के प्रोग्राम है उसमें आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे तो वो है की है, एक चाबी है सीखने की। इसके बाद दूसरा है, हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम शुड बी प्रोसीड फ्रॉम नॉन टू अननोन। जो हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम होते हैं वो नॉन से अननोन की तरफ जो है चलाए जाए, मतलब जो चीज़ें आप जानते हैं उनके बारे में आपको पहले बताया जाए और फिर अननोन चीज़ें बताई जाए। इसके बाद है, हेल्थ एजुकेशन हेल्प्स एन इंडिविजुअल टू डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन गुड एंड बैड हेल्थ हैबिट्स। जो हेल्थ एजुकेशन है वो हेल्प करती है जो डिफरेंसेस होते हैं गुड और बैड हेल्थ के बीच में। इसके बाद, हेल्थ प्रोग्राम शुड नॉट ओनली विद द प्रॉब्लम ऑफ एन इंडिविजुअल बट ऑल्सो द फैमिली, सोसाइटी एंड नेशन एज वेल। मतलब हेल्थ जो प्रोग्राम होते हैं हेल्थ एजुकेशन से वो सिर्फ किसी एक व्यक्ति की प्रॉब्लम से रिलेटेड नहीं होने चाहिए, उसकी फैमिली, सोसाइटी और नेशन से रिलेटेड भी होने चाहिए। तो यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में से राइट आंसर जो बन रहा है वो ऑप्शन नंबर 3 बन रहा है। इसके बाद, विच विटामिन हेल्प्स टू रिकवरी ऑफ मसल क्रैम्प्स। दिए गए ऑप्शन में से कौन सा जो है विटामिन जो है मसल्स में जो क्रैम्प आ जाते हैं उनकी रिकवरी में हेल्पफुल होता है। तो विटामिन ई जो है रिकवरी में हेल्पफुल जो है होता है। इसके बाद है, व्हाट इज हार्ट अर्थेमिया। हार्ट अर्थेमिया जो है क्या कहलाता है। तो यहाँ पे दिए गए ऑप्शन, पहला ऑप्शन है क्लासिफिकेशन ऑफ आर्टरीज, दूसरा है वाल्व डिजेनरेशन, दूसरा इरेगुलर हार्ट बीट, तीसरा वेंट्रिकल डिजेनरेशन। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, अर्थेमिया। हार्ट के अर्थेमिया का मतलब है इरेगुलर हार्ट बीट होना आपकी। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ डिसऑर्डर इज डायग्नोज्ड बाय यूजिंग द टेक्निक ऑफ एंजियोग्राफी। ये कोई भाई टेक्निक होती है, साइंटिफिक वे होता है एंजियोग्राफी, जिससे आप किसी खास डिसऑर्डर का पता लगा सकते हैं। तो पूछा कि कौन से डिसऑर्डर का आप इस तकनीक से पता लगा सकते हैं। दिए गए ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है बोन डिसऑर्डर, दूसरा ब्लड वेसल डिसऑर्डर, तीसरा नर्व डिसऑर्डर और फोर्थ है इंटेस्टिनियल डिसऑर्डर। तो किसका आप पता लगा सकते हो, ब्लड वेसल डिसऑर्डर का इससे आप पता लगा सकते हो। इसके बाद भाई कोरोना वायरस से रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए। आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ये महामारी फैली है और वर्ल्ड, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आना ही था। नेम ऑफ द न्यू कोरोना वायरस डिजीज कोविड-19 इज अनाउंस्ड बाय WHO ऑन। कब जो है कोरोना वायरस डिजीज को कोविड-19 का नाम दिया गया WHO के द्वारा, तो ये कब दिया गया था, 11 फरवरी 2020 को ये नाम जो है दिया गया था।
इसके बाद वेरी इजी क्वेश्चन पूछा आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फैट सोलेबल विटामिन। फैट सोलेबल विटामिन कौन से हैं, तो फैट सोलेबल विटामिन आपके हो गए ए डी ई के। बी सी आपको पता है जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन फैट में घुलनशील कौन से होते हैं, ए डी ई के। इसके बाद है फुल फॉर्म ऑफ एच डी एल। एच डी एल की फुल फॉर्म पूछी है, तो एच डी एल की जो फुल फॉर्म हो जाएगी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। एच डी एल की फुल फॉर्म क्या होगी, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्क इन विच द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट द बॉडी कैन सप्लाई इज लेस देन द अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द टास्क इज नोन एज। मतलब आपको जितने ऑक्सीजन की जरूरत है उतने ऑक्सीजन की सप्लाई ना करके बॉडी उससे कम ऑक्सीजन की सप्लाई कर पा रही है, तो उस वर्क को आप क्या कहेंगे, किस प्रकार का वर्क हो जाएगा। मतलब जितना ऑक्सीजन आपकी बॉडी को चाहिए उतना नहीं मिल रहा, तो वो किस प्रकार का वर्क हो गया, एनारोबिक वर्क। एनारोबिक वर्क मतलब विदाउट ऑक्सीजन काम करना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ सार्कोमियर कंटेनिंग बोथ एक्टिन एंड मायोसिन इज कॉल्ड। देखो ये दो प्रोटीन होते हैं मसल्स के, तो पूछा है कि वो मसल का सेंटर का एरिया जहाँ पे जो एक्टिन और मायोसिन होते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए बैंड। ए बैंड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है अकॉर्डिंग टू कूपर द वैल्यू ऑफ 12 मिनट रन टेस्ट इज कन्वर्ट टू VO2 मैक्स बाय। मतलब कूपर हुए हैं कोई फिजिकल एजुकेनिस्ट या उस समय के जो भी शोधकर्ता थे, उनका जो है किसी का जो इंडोरेंस जानने का एक तरीका होता था 12 मिनट रन टेस्ट, तो उसके बाद उसको VO2 मैक्स में कन्वर्ट किया जाता था। वो फॉर्मूला पूछा कि उसको कैसे कन्वर्ट करते थे, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, VO2 मैक्स इजकल टू ये मल्टीप्लाई आपको करना है, डिस्टेंस कितना किलोमीटर चला वो 12 मिनट में, और उसमें से 11.288 कम कर देना, तो राइट आंसर आपका आ जाएगा। इसके बाद है फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। भाई बहुत बार ये क्वेश्चन नेट के एग्जाम में भी आ चुका है, और यहाँ पे जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और आपको बताना है कि जब मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उस दौरान मसल्स के अंदर जो एक्टिविटीज होती हैं उनकी सीक्वेंस आपको बतानी है। बहुत बार आ चुका भाई नेट में भी ये क्वेश्चन। तो पहली बता दी कि मायोसिन ऑप्शन दिया गया है, मायोसिन हेड फॉर्म्स ए क्रॉस ब्रिज विद एक्टिन। मतलब जो मायोसिन प्रोटीन होता है वो एक क्रॉस ब्रिज का निर्माण करता है एक्टिन के साथ। दूसरा है क्रॉस ब्रिज डिटैच, मतलब क्रॉस ब्रिज अलग हो गया। फिर है CA कैल्शियम आयन बाइंड्स टू ट्रोपोनिन, जो कैल्शियम जो आयन है वो ट्रोपोनिन के साथ जुड़ता है। फोर्थ पे दे दिया मायोसिन हेड बैंड्स एंड ATP एंड फास्फोरेट रिलीज। जो मायोसिन का जो हेड होता है वो बैंड होता है, और उसके बाद क्या होता है ATP और फॉस्फेट रिलीज होता है। इसके बाद पांचवा दे दिया ATP हाइड्रोलाइज टू ADP एंड फॉस्फेट मायोसिन टू द कुक्ड पोजिशन। तो यहाँ पे आपको सीक्वेंस बतानी है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2 सीक्वेंस। नंबर 2 सीक्वेंस जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो इस सीक्वेंस में करती है। सबसे पहले मसल के अंदर कौन सी एक्टिविटी होती है, ऑप्शन नंबर 3 CAA, मतलब कैल्शियम आयन बाइंड्स टू ट्रोपोनिन, मतलब कैल्शियम आयन और ट्रोपोनिन मिलते हैं। इसके बाद एक्टिविटी कौन सी होती है, नंबर 1 वाली कि मायोसिन हेड फॉर्म्स ए क्रॉस ब्रिज विद एक्टिन। इसके बाद 4th नंबर, इस प्रकार से आप चेक कर पाओगे इसे। इसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सेल रेस्पिरेशन। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है सेल रेस्पिरेशन में, और इसके अलावा किसमें, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, एनर्जी के उत्पादन में भी जो है माइटोकॉन्ड्रिया हेल्पफुल होता है। इसके बाद है Which of the following is responsible for stimulation of the heart to contract and beat? कौन रिस्पॉन्सिबल होता है हार्ट के कॉन्ट्रैक्ट और बीट के लिए, तो ये आपका जो है होता है यहाँ पे SA नोड। SA नोड जो है हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन और बीट के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद प्रोसेस ऑफ चेंजिंग रेस्टिंग पोटेंशियल टू एक्शन पोटेंशियल इज नोन एज। आप जो है रेस्टिंग पोटेंशियल पे हैं और एकदम से एक्शन पोटेंशियल पे आएंगे, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे,
इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन इस प्रोसेस को बोला जाएगा डीपोलराइजेशन। इसके बाद है रेस्पिरेशन इज ए रिफ्लेक्स एक्टिविटी एंड इज कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय। तो ये किसके द्वारा जो है कंट्रोल होती है? जो हमारी सांस लेने की और छोड़ने की जो ये एक्टिविटीज़, आपको पता है कि ये कंट्रोल में नहीं होती है हमारे, ये ऑटोमेटिक चलती रहती है। तो ये दिमाग के कौन से हिस्से के द्वारा जो कंट्रोल होती है? मेडुला ओब्लांक्स एंड पोन्स के द्वारा ये जो है कंट्रोल होती है। इसके बाद है ओक्यूर्स, खालिस्तान ओक्यूर्स व्हेन बॉडी सेल्स आर अनेबल टू यूज ऑक्सीजन इवन थ्रू एडिक्वेट अमाउंट्स आर डिलीवर्ड। वो कौन सी जो है स्थिति होती है, उस स्थिति को क्या बोलेंगे आप? जब ऑक्सीजन की सप्लाई तो पूरी हो रही है लेकिन जो हमारी सेल होती हैं वो उसको प्रॉपर यूज नहीं कर पाए, तो वो कौन सी होती है आपकी? हाई हिस्टोक्सिक हाइपोक्सिया। हिस्टोक्सिक हाइपोक्सिया उसको बोला जाएगा। इसके बाद है बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन मैकेनिज्म इज कंट्रोल्ड बाय। किसके द्वारा बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है, बैलेंस में बनाए रखा जाता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा ये किया जाता है। इसके बाद है एसए नोड कहाँ पे जो है स्थिर होता है? तो एसए नोड कहाँ पे होता है? जो हमारी हार्ट की जो काम करने की जो सिस्टम है, बीट को कंट्रोल करती है, एसए नोड, वो कहाँ पे स्थित होता है? तो वो अपर लेटरल वॉल ऑफ राइट एट्रियम के ऊपर जो है स्थित होता है। इसके बाद है इन आवर बॉडी इनवॉलंटरी एक्शन आर कंट्रोल्ड बाय। जो हमारी बॉडी के अनैच्छिक जो एक्शंस होते हैं वो किसके द्वारा कंट्रोल जो है होते हैं? तो वो होते हैं मेडुला इन हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में जो मेडुला होती है उसके द्वारा वो सारे कंट्रोल होते हैं। इसके बाद है द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ माइक्रो टीचिंग लाइज इन। जो माइक्रो टीचिंग होती है उसकी सबसे बड़ी एडवांटेज किस में होती है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रोवाइडिंग इमीडिएट फीडबैक मतलब उसके तुरंत बाद जो है इमीडिएट फीडबैक लिया जा सकता है कि कितनी हेल्पफुल हो रही है। इसके बाद है विच ऑफ द पेयर इज इनकोरेक्ट। तो कौन सा पेयर जो है इनकोरेक्ट है? यहाँ पे बताए गए हैं अलग अलग मेथड लर्निंग के, प्रॉब्लम सॉल्विंग के। तो कौन सा पेयर यहाँ पे राइट नहीं है वो आपको बताना है। तो प्रॉब्लम मेथड जो है डाल्टन के द्वारा नहीं दिया गया था, बाकी ये सारे आपस में मैच कर रहे हैं। किंडरगार्टन जो पद्धति थी जो खेल खेल में शिक्षा, फ्रोबेल के द्वारा दी गई। प्रोजेक्ट मेथड जो है वो किलपैट्रिक के द्वारा दिया गया। इसके बाद जो है मोंटेसरी जो टेक्निक थी मारिया मोंटेसरी के द्वारा दी गई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकोरेक्ट इन रिलेशन टू सिलेक्शन ऑफ टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स के सिलेक्शन में कौन सी स्टेटमेंट जो है इनकोरेक्ट है? जब आप किसी टीचिंग एड को चूज करते हैं, सहायक जो सामग्री होती है, तो वहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट वहाँ पे सेट नहीं बैठ रही है, एक्यूरेट नहीं है? पहला दिया गया सिलेक्टिंग शुड बी अकॉर्डिंग टू द कन्वीनियंस ऑफ द टीचर। इसके बाद सिलेक्शन शुड बी अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट। इसके बाद दिया गया है सिलेक्शन शुड बी अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव्ड एंड सिलेक्शन शुड बी अकॉर्डिंग टू द रिलेवेंस। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं, तो अगर हम कोई भी टीचिंग की एक्टिविटी करें तो वो याद रखना हमेशा क्या होती है, बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग होती है, टीचर का उसमें कोई रोल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 1 दिया गया वो टीचर के अकॉर्डिंग दिया गया, तो ये यहाँ पे बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं है। टीचर अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट सारी चीज़ों को चूज करता है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू जो बच्चों को पहले पढ़ाएगा उसके अकॉर्डिंग कोई भी टीचिंग एड जो है चूज करता है। इसके बाद है विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेस डज नॉट फ्रॉम पार्ट ऑफ प्रैक्टिस प्रोसीजर। तो इनमें से कौन सी जो प्रोसेस है वो एक पार्ट नहीं है प्रैक्टिस प्रोसीजर का। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, इमिटेशन, दूसरा है रिपीटेशन, तीसरा है ड्रिल। देखो पहला है इमिटेशन मतलब नकल करेगा, दूसरा ऑप्शन है सॉरी ये है इंफॉर्मेशन प्रोसेस होगी, ये है रिपीटेशन और ये है ड्रिल। देखो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होता है जब हम कोई वर्बली भाषण दे रहे हो तो आपके दिमाग में इन्फॉर्मेशन जा रही है, तो लेकिन यहाँ पे जिक्र हो रहा प्रैक्टिस प्रोसेस का। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो वहाँ पे क्या करोगे, आपने अपने कोच की नकल करोगे, इमिटेशन, रिपीटेशन, उन चीज़ों को रिपीट करोगे, फिर उसकी ड्रिल करोगे। तो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस जो है वो नॉलेज के अंदर काम करता है।
प्रैक्टिस के अंदर काम नहीं करता। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज प्रेजेंट द सोशल एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग। कौन सी थ्योरी जो है यहाँ पे सोशल एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग को जो है बताती है। तो ट्रायल एंड एरर, गलती करके सीखना, इसमें कोई भी सोशल एक्टिविटीज़ नहीं होती, आप खुद सीख रहे हो। इनसाइट, ये भी अपनी समझ से सीख रहे हो। इन्फॉर्मेशन प्रोसेस, आप कहीं से इन्फॉर्मेशन लेके सीख रहे हो। लेकिन जो एक प्रोसेस होती है ऑब्जर्वेशन, मतलब दूसरों को देख के सीखना, मतलब सोशली रूप से दूसरों को देख रहे हो तो आप सीख रहे हो, तो ये होगी ऑब्जर्वेशन, जो है एक सोशल प्रोसेस होती है लर्निंग की। इसके बाद है इन नॉकआउट टूर्नामेंट वेयर टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग टीम आर 12 इन विच 2 टीम्स आर सिलेक्टेड, which 2 teams are seeded, then how many byes were given। तो भाई नॉकआउट में बाइज कैसे निकाली जाती हैं, इससे आगे 11 से आगे की जो 2 पावर नंबर ऑफ पावर जो है निकाली जाएगी, तो उसके हिसाब से यहाँ पे आएगी। तो आपको पता है कि 2 टीमों को बाई दे दी, सीडिंग दे दी गई, तो 2 टीमों को बाई नहीं दी जाएगी। तो हमारे पास टीमें कितनी बच गई, 9। 9 से आगे 2 की सबसे छोटी पावर 16 है, तो यहाँ पे 7 राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है इन डबल लीग टूर्नामेंट द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग टीम आर 9, देन टोटल नंबर ऑफ मैच टू बी प्लेड आर। तो अगर 9 टीमें हैं, डबल लीग में जो है टूर्नामेंट हो रहा है, तो टोटल मैच कितने होंगे, n इंटू n-1 फार्मूला होता है, तो टोटल मैच होंगे 72, n इंटू n-1 ये फार्मूला यूज किया जाता है। तो यहाँ पे 9 है, 8 माइनस 1, 9 8 72। इसके बाद है इन ब्रिटिश अप्रोच ऑफ लेसन प्लानिंग मोर एम्फेसिस इज ऑन। जो ब्रिटिश अप्रोच है लेसन प्लानिंग की, उसमें सबसे ज़्यादा जोर किसके ऊपर दिया जाता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा टीचर एंड कंटेंट प्रेजेंटेशन। जो टीचर है उसका जो कंटेंट है उसकी प्रेजेंटेशन कैसे रहने वाली है उसके ऊपर जोर दिया जाता है। इसके बाद है व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। जो हमारी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है उसका मेन उद्देश्य क्या होता है। जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का मेन उद्देश्य क्या होता है, आपका इंटीग्रेट, जो आपकी लर्निंग प्रोसेस है उसको इंटीग्रेट करना। आप जो पढ़ रहे हो, जो टीचर पढ़ा रहा है, वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक हो सके। इसके बाद है द इंडियन मॉडल ऑफ माइक्रो टीचिंग इज डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। जो इंडियन मॉडल है माइक्रो टीचिंग का, वो किसके द्वारा डेवलप किया गया, तो वो आपका NCERT के द्वारा जो है डेवलप किया गया। इसके बाद है द सॉर्टिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग टीम्स एंड फिटिंग देम इन द फिक्सर इज ऑल्सो नोन एज। किसी भी स्ट्रॉन्ग टीम को शॉर्टलिस्ट करना और उनको फिक्सचर में जो है फिट करना क्या कहलाता है, तो वो कहलाएगा सीडिंग, वो कहलाएगा आपका सीडिंग। इसके बाद है हु बाई एक्सीडेंट डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब्ड फर्स्ट द प्रोसेस ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। तो ये किसके द्वारा दी गई क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग, ये दी गई थी भाई पावलोव के द्वारा। पावलोव के द्वारा दी गई थी। जॉन वॉटसन जो थे आपके, ये थे व्यवहारवादी, व्यवहार के बारे में इन्होंने बताया। BF स्किनर ने भी जो है कंडीशनिंग रिस्पॉन्स थ्योरी दी थी। और ईएल थॉर्नडाइक ने जो है लर्निंग के नियम भी दिए थे, ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी इन्होंने बताई थी। इसके बाद है द काजेज ऑफ फ्रस्ट्रेशन अमंग स्पोर्ट्स पर्सन इज। जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन किस वजह से होती है, ये होती भाई नॉर्मली ड्यू टू मैच्ड लेवल ऑफ एस्पिरेशन एंड एबिलिटी। जो उनसे उम्मीदें की जाती हैं, जो वो खुद से उम्मीद करते हैं परफॉर्मेंस की, उसके मिसमैच होने का सबसे बड़ा कारण होता है फ्रस्ट्रेशन प्लेयर्स के अंदर आने का। इसके बाद है द फॉलोइंग आर द सम ऑफ साइकोलॉजिकल अप्रोच अडोप्टेड बाय द स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट फॉर सर्विस डिलीवरी। तो कौन सी यहाँ पे जो है साइकोलॉजिकल अप्रोच अडोप्ट की जाती हैं साइकोलॉजिस्ट के द्वारा खिलाड़ियों को साइकोलॉजिकल रूप से मजबूत करने के लिए, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पर्सन सेंटर्ड साइकोएनालिटिक एंड रेशनल इमोटिव बिहेवियर थ्योरी। जो है स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो अडोप्ट करते हैं प्लेयर्स की जो भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है उनको हैंडल करने में। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लिस्ट टू डू विद मोटिवेशन सिस्टम। जो आपका मोटिवेशन सिस्टम होता है दिए गए ऑप्शन में से कौन सबसे कम रोल उसमें अदा करता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हैबिट। बाकी सारे आपके जो है नीड होगी, सबसे पहले नीड, फिर ड्राइव पैदा होगा, फिर मोटिव
निकलेगा वहाँ से कुछ, ठीक है। तो ये हैबिट का मोटिवेशन से कोई लेना देना नहीं होता है। इसके बाद है व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ड्राइव थ्योरी इन मोटिवेशन साइकोलॉजी। जो ड्राइव थ्योरी है उसका दूसरा नाम पूछा है, जो मोटिवेशन की ड्राइव थ्योरी उसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, अराउजल, उत्तेजना। इसके बाद है द एबिलिटी टू थिंक अब्स्ट्रैक्टली एंड टू लर्न रेडिली फ्रॉम एक्सपीरियंस। तो ये कौन सी जो है एबिलिटी होती है जिसमें आप अलग तरीके से सोचते हैं और सीखते हैं, तो ये कौन सी आपकी थ्योरी होती है। 50 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा इंटेलिजेंस। सबसे अलग तरीके से सोचते हैं और सीखने की अलग अलग चीज़ों को वहाँ पे डेवलप करते हैं। इसके बाद है इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर कॉमनली फाउंडेड इन। इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस होते हैं कॉमनली कहाँ पे पाए जाते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा कॉग्निटिव सिचुएशंस में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट है लेटर चाइल्डहुड स्टेट इज ऑल्सो नोन एज। जो लेटर चाइल्डहुड की जो स्टेट होती है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो वो जानी जाती है गेंग एज। गेंग एज बोला जाता है जो लेटर चाइल्डहुड की एज होती है, जो बाल्य अवस्था का लास्ट जो समय होता है उसको गेंग एज बोला जाता है, क्योंकि बच्चे गेंग में रहते हैं उस एज में। नेक्स्ट है खालिस्तान इज नॉट द पार्ट ऑफ लर्निंग करो। दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा लर्निंग करो का पार्ट नहीं है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा टर्मिनल पॉइंट। टर्मिनल पॉइंट जो है लर्निंग करो में कोई भी इस प्रकार का पॉइंट नहीं होता है। इसके बाद है इन आवर सोसाइटीज द बिलीफ्स कस्टम्स एंड एटीट्यूड आर लर्न थ्रू। जो हमारी सोसाइटी होती है, जो हमारा समाज होता है, उसमें हमारे बिलीफ्स हैं, कस्टम्स हैं, एटीट्यूड्स हैं, वो किसके द्वारा सीखे जाते हैं, तो वो सीखे जाते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग के द्वारा। ऑपरेंट कंडीशनिंग के द्वारा जो है सीखे जाते हैं। इसके बाद है फाइबर्स जॉइंट्स इज ऑल्सो कार्ड। जो फाइबर्स जॉइंट है उनको और किस नाम से जाना जाता है, तो साइनोथ्रोसिस जॉइंट के नाम से भी इनको जाना जाता है, क्योंकि इनमें किसी भी प्रकार की जो है मूवमेंट्स नहीं होती है। इसके बाद है द वर्टेब्राज, सैक्रम एंड कोकैक्स बोन आर एग्जाम्पल ऑफ। किस बोन का जो है एग्जाम्पल है, तो ये इरेगुलर बोन्स का जो है एग्जाम्पल होते हैं। इसके बाद है नी जॉइंट इज फॉर्म्ड विद द फॉलोइंग बोन्स। जो नी जॉइंट होता है वो किससे मिलके बनता है, तो आपको पता है फीमर होती है, और इसके बाद जो आपकी टीबिया एक हड्डी होती है वहाँ पे, और फिबुला, ये 3 हड्डियों से मिलके जो हमारा नी जॉइंट बनता है। इसके बाद है स्टेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय। जो ऑब्जेक्ट की स्टेबिलिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो वो करती है ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जो ऑब्जेक्ट होता है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है उसके ऊपर डिपेंड करेगी। इसके बाद मोस्ट मसल दैट मूव द हिप्स जॉइंट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द। जो हिप की जॉइंट की जो मसल्स होती हैं वो ज़्यादातर कहाँ से शुरू होती हैं, तो वो आपकी होती हैं पेल्विस से शुरू। इसके बाद है इन ह्यूमन बॉडी विच टाइप ऑफ लीवर गिव द मैकेनिकल एडवांटेज टू एथलीट। तो थर्ड क्लास ऑफ लीवर जो है मैकेनिकल एडवांटेज, सेकंड क्लास ऑफ लीवर जो है ह्यूमन बॉडी में जो है मैकेनिकल एडवांटेज खिलाड़ियों को देता है। इसके बाद ग्लूटस मैक्सिमस इज नोन फॉर। ग्लूटस मैक्सिमस किसके लिए जानी जाती है, तो हिप एक्सटेंडर के लिए ये जो जानी जाती है। इसके बाद है फ्रिक्शन इज नॉट अफेक्टेड बाय। फ्रिक्शन जो घर्षण है किससे अफेक्टेड नहीं होता है, प्रभावित नहीं होता है, तो साइज ऑफ बेस ऑफ स्पोर्ट से इसके ऊपर कोई इफेक्ट जो है नहीं पड़ता है। इसके बाद है रेसिप्रोकल इनर्वेशन मींस मोटर न्यूरॉन्स। जो रेसिप्रोकल इनर्वेशन है उसमें मोटर न्यूरॉन्स का क्या जो है मतलब है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ट्रांसमिटिंग इम्पल्स टू कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट एंड रिलैक्स ट्रांसमिटिंग इम्पल्स टू कॉन्ट्रैक्ट एगोनिस्ट एंड रिलैक्स एंटागोनिस्ट मसल। मतलब आपको पता है कि कोई भी एक्टिविटी होती है तो वहाँ पे एक एगोनिस्ट मसल होती है, एक एंटागोनिस्ट मसल होती है। उसका मतलब क्या है, मतलब जो मूव करती है हमारे बॉडी पार्ट को तो वो तो एगोनिस्ट होगी, उसके खिलाफ जो रिलैक्स फील कर रही है उस टाइम पे वो आपकी हो गई एंटागोनिस्ट। इसके बाद है विच टाइप ऑफ
एक्सरसाइज इज सूटेबल इन अर्ली फेज ऑफ रिहेबिलिटेशन। अगर आपको चोट लग गई तो सबसे पहले अगर आपको जो है रिकवरी बॉडी की करनी है चोट लगने के बाद, तो सबसे अर्ली जो फेज होता है रिकवरी का, उसमें रिहेबिलिटेशन के दौरान किस प्रकार की एक्सरसाइज आप करेंगे, तो वो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कहलाती हैं, जिसमें मसल्स का ना साइज घटता है ना बढ़ता है, लंबाई सेम रहती है। इसके बाद है हंच बैक इज ऑल्सो नोन एज। जो हंच बैक होता है उसका दूसरा नाम क्या है, काइफोसिस। काइफोसिस का ही दूसरा नाम हंच बैक है। इसके बाद स्टडी ऑफ मसल्स इज कॉल्ड। स्टडी ऑफ मसल क्या कहलाता है, मायोलॉजी। मायोलॉजी स्टडी ऑफ मसल। इसके बाद है मोड ऑफ 12, 17, 16, 14, 13, 16, 11, 14 इज। तो इन सब का मोड आपको बताना है। मोड है जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई हो, उसको मोड बोला जाता है। इनमें सबसे ज़्यादा कौन सी संख्या रिपीट हो रही है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि कोई भी संख्या यहाँ पे रिपीट हो रही या नहीं हो रही। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 16 भी 2 बार आया है और 14 भी 2 बार आया है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद है इवैल्यूएशन विच इज अंडरटेकन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रेनिंग इज कॉल्ड। इवैल्यूएशन जो है इवैल्यूएशन विच इज अंडरटेकिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रेनिंग इज कॉल्ड, मतलब उस इवैल्यूएशन को आप क्या बोलोगे, ट्रेनिंग के दौरान जो किया जाता है वो कौन सा मूल्यांकन जो है कहलाता है, तो वो कहलाता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन वो कहलाता है। इसके बाद है नेम द टेस्ट टू डिटरमाइन द कार्डियोवास्कुलर एफिशिएंसी। उस टेस्ट का नाम बताओ जिसमें जो है कार्डियोवास्कुलर एफिशिएंसी को नापा जाता है, तो वो कौन सा जो आपका टेस्ट होता है दिए गए ऑप्शंस में से, वो होता है कूपर टेस्ट। 12 मिनट रन टेस्ट हमने देखा था कुछ देर पहले, तो वो आपका कार्डियोवास्कुलर एफिशिएंसी को जांचा जाता है। इसके बाद है रिसर्चर सेलेक्ट ए प्रोबेबिलिटी सैंपल ऑफ सो आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज। किसी रिसर्चर ने जो है 100 सैंपल लिए हैं, जो भी टोटल पॉपुलेशन है वो क्या माना जाएगा, उस सैंपल को आप क्या नाम दे सकते हो, ये रैंडम सैंपल। मतलब आपके पास जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें से आप 100 लोगों को चूज करते तो वो रैंडम सैंपल आपका कहलाता है। इसके बाद है व्हेन द पॉपुलेशन इज कंसिस्ट ऑफ हेटेरोजेनिटी विच सैम्पलिंग प्रोसीजर इज प्रीफर्ड। देखो दो तरह की जो है पॉपुलेशन होती है, एक होमोजेनेटिक एक हेटेरोजेनेटिक। होमोजेनेटिक जब पूरी जो पॉपुलेशन उसमें विशेषताएं एक तरह की, और हेटेरोजेनिटी मतलब वहाँ पे विशेषताएं अलग अलग तरह की हैं जो पॉपुलेशन, तो वहाँ पे कौन से सैम्पलिंग प्रोसीजर को आप अपनाएंगे, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग वहाँ पे की जाएगी। अलग अलग स्तर बनाए जाएंगे पॉपुलेशन के और फिर वहाँ पे रैंडम सैम्पलिंग की जाएगी। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोटर फिटनेस टेस्ट। तो दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा मोटर फिटनेस टेस्ट है, तो JCR जो है आपका यहाँ पे मोटर फिटनेस टेस्ट में आएगा। इसके बाद असेसमेंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इज डन विद द हेल्प ऑफ। जो असेसमेंट होती है फ्लेक्सिबिलिटी की वो किसके द्वारा की जाती है, तो वो की जाती है गोनियोमीटर के द्वारा। गोनियोमीटर के द्वारा की जाती है, ऑप्शन 3 यहाँ पे राइट। इसके बाद है अकॉर्डिंग टू द परसेंटाइल द मीडियन टू बी मेजर्ड मस्ट लाई ऑन। तो यहाँ पे मीडियन जो होता है वो किससे नापा जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 50%। 50 तो मतलब 50वां जो भी वहाँ पे, भाई देखो मेरे को स्टेटिस्टिक्स की नॉलेज नहीं, रिसर्च के बारे में बता सकता हूँ मैं। इसके बाद रिलायबिलिटी मीन्स, रिलायबिलिटी का मतलब क्या है, बड़ा ही ज़बरदस्त है भाई ये, कंसिस्टेंसी ऑफ परफॉर्मेंस। रिलायबल होना, विश्वसनीय होना, मतलब आप कितनी भी बार जो है चेकअप कर लो तो वो उसकी परफॉर्मेंस जो है कंसिस्टेंस रहेगी, कोई भी खिलाड़ी, उसको बोला जाता है रिलायबल, विश्वसनीय होना। इसके बाद है द मिडल वैल्यू ऑफ एन ऑर्डर्ड सीरीज इज कॉल्ड। जो मिडल वैल्यू होती है कोई भी सीरीज एक ऑर्डर में, उसको क्या बोला जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द मीडियन बोल सकते हो, 5th डिसाइल बोल सकते हो, 15th परसेंटाइल बोल सकते हो, तो ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद है नेम ऑफ द टाइटल बुक रिटन बाय बेरी एल जॉनसन एंड जेक के नेल्सन। तो इन्होंने कौन सी बुक लिखी उसके बारे में आपको बताना है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रैक्टिकल मेजरमेंट फॉर एवल्यूएशन इन फिजिकल एजुकेशन। इसके बाद है मैनेजमेंट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल रिसोर्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग इन ऑर्डर टू अटेन द स्टेटेड ऑब्जेक्टिव। नेम द ऑथर ऑफ द अबो स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, हेनरी एलिस, ये इनके द्वारा दी गई थी।
इसके बाद है खालिस्तान इज एन एस्टेब्लिश्ड बिजनेस प्रोसीजर फॉर द एडमिनिस्ट्रेटर टू मेक स्मॉल परचेजेज। तो वो कौन सी जो है बिजनेस प्रोसेस होगा जिसमें जो है एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो जो है स्मॉल छोटी छोटी जो है वहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। तो 79 में राइट आंसर हो जाएगा पैटी कैश फंड इसको बोला जाता है। इसके बाद है नेम ऑफ द ऑथर ऑफ द फेमस बुक टाइटल्ड द ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो ये जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई? एडवर्ड एफ वोल्टमर के द्वारा ये लिखी गई थी। इसके बाद है प्लानिंग इज ए मेजर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इट इन्वॉल्व्स। जो प्लानिंग है वो मेजर फंक्शन है मैनेजमेंट का, तो इसमें क्या चीज़ें शामिल रहती हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सेटिंग ऑब्जेक्टिव एंड कम्युनिकेशन। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? गोल सेटिंग एंड मिशन स्टेटमेंट ये ऑप्शन 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद सिस्टमेटिक अप्रोच फॉर मेंटेनेंस। जो सिस्टमेटिक अप्रोच है सिस्टम को मेंटेन रखने की, वो जो है क्या कहलाती है? वो कहलाएगी प्रॉब्लम काजिज डायग्नोस रिफ्लेक्शन। मतलब प्रॉब्लम आई, उसका कारण आप ढूंढोगे, फिर उसका डायग्नोस करोगे, फिर रिफ्लेक्शन, फिर कुछ ना कुछ उसका जो है समस्या का समाधान निकलेगा। इसके बाद विच इज़ द फर्स्ट स्टेप इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में सबसे पहला स्टेप क्या होगा? प्लानिंग मतलब योजना बनाना। इसके बाद है द फर्स्ट स्टेप इन लर्निंग इन प्लानिंग प्रोसेस में पहली जो है प्रोसेस है वो क्या होती है? डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। मतलब आप अपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड करोगे कि हमारा ऑब्जेक्टिव दरअसल क्या है। इसके बाद है आफ्टर द गेम इज ओवर इट इज़ नेसेसरी टू रिटर्न द इक्विपमेंट एंड अदर मटेरियल बोर्ड फ्रॉम अदर्स इज। तो ये जो है क्या कहलाता है? 85 में राइट आंसर हो जाएगा पोस्ट मीट वर्क। मतलब ये जो वर्क है जिसमें आप गेम होने के बाद जो सारा सामान है वापस लौटा रहे हो, तो ये पोस्ट मीट वर्क है। इसके बाद है द टू इंटरनल एलिमेंट ऑफ SWOT एनालिसिस आर। द टू इंटरनल एलिमेंट ऑफ SWOT एनालिसिस आर। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। इसके बाद है लास्ट लिंक ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट चाइनीज। तो लास्ट लिंक कौन सा है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का? तो ये है कंट्रोल एंड इवेल्युएशन, मूल्यांकन और उसको कंट्रोल में रखना। इसके बाद है लेसिस फेयर एडमिनिस्ट्रेशन इज रिवर्स ऑफ ऑथराइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेट अलोन, अकेला छोड़ देना। इसके बाद है 89 नंबर बाई ऑल स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर churn out of human experience and universal applicable to। तो भाई इंग्लिश